मैं आपका भाई एलेक्स आज भी आपके लिए बहुत ही डरावनी एक हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ। तो स्टोरी शुरू करने से पहले सभी लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो आज की स्टोरी जो है वो एक कब्रिस्तान में रहने वाले छलावे की ये कहानी है। तो आज की स्टोरी शुरू करते हैं। मेरा नाम रजत है और मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। ये जो मैं घटना आपको बताने जा रहा हूँ ये मेरे साथ तब घटी थी जब मैं मेरे 12वीं के एग्ज़ाम की पढ़ाई कर रहा था। उन दिनों घर वालों ने मुझे पढ़ाई के लिए मेरे नानी के घर भेज दिया था। तब मैं वहाँ मेरे कुछ दोस्तों के साथ पढ़ाई करता था। एक रात हमेशा की तरह मेरे दोस्त पढ़ाई के लिए मेरे घर आए हुए थे और रात के करीब 2 बजे न जाने उन्हें क्या सूझा, उन्होंने कहा कि चलो बाहर कहीं घूम कर आते हैं। रात 12 बजे घूमने का मज़ा कुछ और ही होता है। तब बात ऐसी थी कि वो वहाँ के ही रहने वाले थे, पर मैं वहाँ ज़्यादातर छुट्टियों में ही जाया करता था, तो मैं ज़्यादा उस जगह के बारे में जानता नहीं था और आज तक मैं कभी भी रात में वहाँ घूमा भी नहीं था। तो सोनू, दीपक और पवन और मैं, हम चारों उस रात चुपचाप मेरे घर से निकल गए। ये बात शायद 12 जनवरी की रात की है और हम सब बातें करते हुए उस जगह के सुनसान रास्तों और गलियों से होकर गुजर रहे थे। उस गांव में एक कब्रिस्तान भी था जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो हम टहलते हुए उसी कब्रिस्तान के रास्ते पर पहुंच गए। उस दिन ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो सोनू ने अपने पॉकेट से सिगरेट निकाली और सिगरेट जलाकर वो हमारे साथ चलने लगा। हम सब मस्ती करते हुए आगे चले जा रहे थे। तभी सोनू को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसी कि कोई उसका नाम लेकर उसे बुला रहा था। उसने हमसे कहा कि उसे कोई पुकार रहा है। हमने अपने आसपास देखा पर वहाँ तो सब शांत था। हमें लगा कि ये उसका वहम है और हम फिर से आगे चलने लगे। तभी कुछ दूर जाने के बाद हमें अपने पीछे से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। इस बार जो आवाज़ बस सोनू को नहीं बल्कि हम सबको सुनाई दे रही थी। उस आवाज़ को सुनते ही हम सब ने पीछे मुड़कर देखा पर पीछे कोई नहीं था। उस वक्त रात के करीब 3 बज रहे थे और चारों तरफ गहरा अंधेरा था और घना सन्नाटा था। पवन और दीपक के पास मोबाइल था, तो उन्होंने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और उसकी रोशनी में हमें आगे चले जा रहे थे। पर जब हमने वो अजीब रोने की आवाज़ सुनी तो हम लोगों ने उसी वक्त वापस घर लौट आने का फैसला किया। लेकिन वापस आते हुए हमने जो देखा वो देख हम सबकी हालत और भी खराब हो गई। उस कब्रिस्तान की दीवार को लगकर पीपल के एक बड़ा पेड़ था और उस पीपल के पेड़ पर एक सफ़ेद रंग का साया लटक रहा था। इतने अंधेरे में भी वो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन उसकी शक्ल नज़र नहीं आ रही थी। उसका चेहरा था भी या नहीं पता नहीं, पर वो ऐसे लटक रहा था जैसे किसी ने अपने आप को फांसी लगा ली हो। हम सबके लिए वो बहुत ही डरावना एहसास था। हम फ्लैश की रोशनी में उसे देख पाते, तब तक वो साया वहाँ से गायब हो चुका था। वो देख हम सब डर के मारे कांपने लगे। फिर हम सब तेजी से उस कब्रिस्तान के किनारे वाले रास्ते से चलने लगे। हमें जल्दी से जल्दी वहाँ से बाहर निकलना था। वो माहौल इतना खौफनाक था कि हमारी नस नस कांपने लगी थी। डर के मारे रगों में खून इतनी तेजी से दौड़ रहा था कि हम उसे महसूस कर सकते थे। आंखों को बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई तेजी से हमारे सामने से यहाँ वहाँ गुजर रहा हो। पर उससे भी अजीब बात ये थी कि जितनी तेजी से हम चल रहे थे उतनी ही तेजी से हमें पीछे से कुछ लोगों के पैरों के चलने की आवाज़ भी आ रही थी। हम रुक जाते तो वो आवाज़ भी रुक जाती थी।
हमारी धड़कनें तेज चल रही थीं। बात करने भर की हम में से किसी में हिम्मत नहीं थी। हमने एक दूसरे के हाथ पकड़ा और बिना कुछ कहे आगे बढ़ने लगे। पर कुछ देर बाद हम सब ने एक बात महसूस की कि हम सब वहां से बाहर निकलने के बजाय बस उस शमशान को गोल गोल चक्कर लगा रहे थे। हम कहीं जा भी नहीं रहे थे, बस उसी जगह पर गोल गोल घूम रहे थे। तब पवन ने कांपती हुई आवाज में कहा, दोस्तों ये छलावा है। कोई चीज है जो हम सब में भ्रम पैदा कर रही है। वो नहीं चाहती कि हम यहाँ से बाहर जाएं। बस क्या था, वो सुनते ही हम सब के शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। तब सोनू ने सबको आगे खींचते हुए कहा, अगर ये छलावा है तो कुछ मत करो, बस चलते रहो जब तक कि ये रास्ता खत्म नहीं हो जाता। हम फिर से तेजी से चलने लगे। हमारे चलने के साथ साथ ही पैरों की आवाज बहुत तेजी से आती जा रही थी। तो हम बिना बात किए चुपचाप बस चले जा रहे थे। मेरे लिए ये एहसास मौत के बराबर था। मुझे अंदर से लग रहा था कि न जाने क्यों मैं इस सबके चक्कर में पड़ गया, और ऊपर से घर वालों को भी कुछ पता नहीं था। तब पवन ने कहा, अरे मोबाइल है ना, चलो किसी को फोन लगाकर यहाँ बुला लेते हैं। पर जब उसने अपना मोबाइल देखा तो उसमें जरा सा भी नेटवर्क नहीं था। वो देखते हुए अंकुश ने भी अपना मोबाइल चेक किया, पर उसके फोन में भी बिल्कुल नेटवर्क नहीं था। तब सोनू ने फिर से कहा, मैंने कहा ना ये छलावा है, तो बस चलते रहो। और जैसे ही उसने ऐसा कहा, पीछे से एक बहुत जोर से हवा का झोंका आया और जैसे उसके शरीर से आर पार निकल गया। अगले ही पल सोनू बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। किसी तरह हम तीनों ने उसे उठाया और भगवान का नाम लेते हुए हम सब वहां से भागने लगे। उस वक्त हमें बस सोनू की फिक्र हो रही थी। बहुत देर तक भागने के बाद हम किसी गली के पास पहुंच चुके थे। हम सब भागते भागते बहुत थक गए थे, तो हमने सोनू को वहीं रास्ते के किनारे एक फर्श पर लेटा दिया। जैसे ही हमने उसे नीचे रखा, उतने में ही सोनू को होश आ गया। हमें लगा कि चलो शुक्र है इसे होश तो आ गया, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इसके आगे तो और बुरा होने वाला है। सोनू जैसे ही उठा, पहले तो वो जोर जोर से चीखने लगा, और जब हम उसे देखने के लिए आगे बढ़े तो उसने जोर से उठते हुए एक दोस्त के पैर में दांतों से काट लिया। वो भी दर्द की वजह से जोर जोर से चिल्लाया। तब हमने देखा कि सोनू असल में होश में था ही नहीं। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और वो अजीब तरह की आवाज भी कर रहा था। हमने उसे धक्का दिया तो वो फिर से नीचे गिर पड़ा। पवन और दीपक चिल्लाए भी कि भागो यहाँ से, ये सोनू नहीं है। तब उस वक्त हम सब उसे वहीं छोड़कर भाग जाना चाहते थे, लेकिन फिर मुझे इस बात से डर लगा कि घर में सबको पता है कि सोनू हमारे साथ है, तो अगर उसे कुछ हो जाता है तो हमारी जिम्मेदारी होगी। फिर मैंने सोनू को होश में लाने की कोशिश की और मेरे बाकी दो दोस्तों ने जोर जोर से एक दुकान का शटर बजाना शुरू कर दिया। हमें लगा कि शायद कोई वो आवाज सुनकर हमारी मदद के लिए वहां आ जाए। तभी पास की ही एक दुकान का शटर खुला और 2-3 लोग दौड़ते हुए बाहर आए। उन्हें लगा कि कोई चोर है, पर सोनू की हालत देख वो सब समझ गए कि हमारे साथ कुछ तो गलत हुआ है। तो हमने उन्हें सोनू के बारे में बताया और ये भी बताया कि कैसे हमें उस कब्रिस्तान के पास एक साया नजर आया, और उसके बाद सोनू की हालत खराब हो गई। पहले तो वो लोग हम पर बहुत चिल्लाए, हमें बहुत डांटा, और फिर उन लोगों ने भी सोनू के पास जाकर देखा तो वो अब भी वैसा था। अजीब तरह से आवाज कर रहा था और अजीब तरह से अपने आप में ही हंस रहा था। तो वो लोग हम सबको पास ही के एक
बाबा जी के पास लेकर चले गए। हम भी उस वक्त जाने के लिए राजी हो गए, क्योंकि हमारे पास उस वक्त और कोई भी चारा नहीं था। वहां जाते ही सोनू जोर जोर से आवाज करने लगा। वो बाबा के पास नहीं जाना चाहता था। बाबा के पास पहुंचकर तब उन लोगों ने बाबा को पूरी बात बता दी और फिर बाबा ने हम सबको उनके घर के बाहर रुकने को कहा और सिर्फ सोनू को अंदर बुलाया। लेकिन सोनू अब भी अजीब तरह से घू घू की आवाज किए जा रहा था और घर के अंदर जाने से मना कर रहा था और बीच बीच में सबके सामने खाने की अजीब मांग कर रहा था। मुझे बहुत सारा मटन चाहिए, मुझे बाल्टी भरकर खून चाहिए, मुझे बहुत सारा पानी दो, मुझे बहुत भूख लगी है। उसकी वो अजीब मांग सुनकर हम सब चौंक गए थे। हम सब डरे हुए थे, क्योंकि अगर सोनू को कुछ भी हो जाएगा तो हमें जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, ये सब आपको झूठ लगेगा, पर सोनू के अंदर किसी की बुरी आत्मा थी जो खाना और खून मांग रही थी। ये सब हमारे सामने हो रहा था और सब भी बहुत डरे हुए थे। सोनू उस मकान के चौखट के बाहर दोनों पैर फैलाकर किसी बच्चे की तरह अपनी अजीब मांग कर रहा था। तो बाबा ने उसे घसीटते हुए अपने घर के अंदर लेकर चले गए और उसे घर के बीचों बीच एक खंबे से बांध दिया और फिर अंदर से दरवाजा लगा लिया। कुछ देर बाद जब उन्होंने दरवाजा खोला तो हमने देखा तो वो पसीना पसीना हो चुका था, थककर वहीं खंबे से लटक रहा था। वो अब होश में आ चुका था, लेकिन बाबा ने हमें अंदर आने से मना किया था। तब उन लोगों ने हमें बताया कि इस मकान के अंदर और भी बुरी आत्माएं हो सकती हैं जो हमें देख गुस्सा हो सकती हैं और हम पर हमला कर सकती हैं। इसलिए हम सब बाहर ही रुके थे। सोनू खुद अपनी ही हालत देखकर बहुत डरा हुआ था। उसने वहाँ बहुत सारी उल्टियाँ की थीं। उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है। वो तो अब जैसे बेहोशी से जाग रहा था। इस सब चक्कर में सुबह के 5 बज गए थे। कुछ देर बाद बाबा ने उसे छोड़ दिया। तब हमने उसे उस कब्रिस्तान के रास्ते पर हमारे साथ जो भी हुआ वो सब बताया और सूरज उगने से पहले हम सब वहां से निकल गए। हम सब वहां से निकल तो गए, पर हम सब अभी भी बहुत डरे हुए थे। वो बहुत ही अजीब रात थी। घर पहुंचने के बाद सब अपने अपने घर चले गए। मैंने उसी दिन पापा को वहां बुला लिया और उसके बाद मैं नानी का घर छोड़कर वापस अपने घर चला गया। उस हादसे के बाद मुझे आज भी नानी के घर जाने में बहुत डर लगता है।